friends, Vishal Chhabra Academy once again welcomes you all. In the last class we had done chapter 2, class 10th and part 1, acids, bases and salts. We will continue that chapter today for part 2 and we'll take up the question and answers in the third class. I mean total अभी तक, क्योंकि in the last class I told you कि question answers हम लोग discuss करेंगे, but I thought let the chapter be complete first and then we'll take the question answers in the next class. Okay, so the second part of it starts with how strong are acids or base solutions. Can we quantitatively find the amount of hydroxyl ions and H plus ions present in the solution? क्या हम practically quantitatively measure कर सकते हैं, नाप सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कितने हाइड्रोजन आयंस रिलीज हुए हैं, कितने हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज हुए हैं बेसिस में? Yes, we can do this by using the universal indicator. हम किससे इसको पता लगा सकते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर से. यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्चुअली है क्या? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स. यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज द डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन. मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या चीज़ है जो कि क्या बताता है हमें? अलग अलग कलर देता है. इट गिव्स डिफरेंट कलर्स at different concentrations of hydrogen, at different hydrogen ion concentration. ठीक है? To measure the H plus ion concentration, a scale has been developed which is called the pH scale. अब हमें कोई चीज़ measure करनी होती है, तुम लोगों को drawing बनानी होती है कोई, या फिर कोई line draw करके कोई एंगल बनाना होता है, या उसमें कोई 4 सेंटीमीटर की कोई चीज़ बनाई, कुछ बनाया, तो उसके लिए हम लोग अगर स्ट्रेट कुछ करना है तो हम स्केल का यूज़ करते हैं, नहीं तो हम लोगों को सर्कुलर डी, अगर हमें कोई एंगल बनाना है तो हम डी का यूज़ करते हैं. ठीक है, इसी तरह से पीएच नापने के लिए हम लोग एक स्केल का यूज़ करते हैं जिसको कि हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल. द पी इन द पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस. जो इसका पी है ये किसके लिए रहता है? पोटेंस. इट स्टैंड्स फॉर पोटेंस. इन द जर्मन मीन्स पावर. कितनी शक्ति है, मतलब कितनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, उसको पी से रेफर किया जाता है. इसलिए इसको देखो ना, पी एच कहा जाता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस. ठीक है, उसकी पावर कितनी है. ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर द पीएच फ्रॉम 0 to 14. 0 से लेकर 14 तक हम मेजरमेंट लेते हैं. और दी हायर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन की जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ही सब्सटेंस एसिडिक होगा. 0 से लेकर 14 तक 7 तो न्यूट्रल होता है. ठीक है, 7 इज द न्यूट्रल. 0 इस साइड पे एसिडिटी बढ़ रही है और इस साइड पे बेसिक नेचर बढ़ रहा है. ठीक है, लोअर इज द पीएच वैल्यू द हायर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, मतलब ये है कि कोई चीज़ ज़्यादा एसिडिक है तो उसका पीएच लेवल कम होगा, और कोई चीज़ अगर ज़्यादा बेसिक है तो उसका पीएच लेवल क्या होगा? ज़्यादा होगा. ठीक, pH of the neutral solution is 7. Values less than 7 on the pH scale is the acidic solution, and more than 7 and less than 14 are the basic solutions. Right? अच्छा, इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग अगर पता लगाना चाहें कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है या कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमें पता चल सकता है. अगर यहाँ पे 1 पे 2 पे तो इसका मतलब ये एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, लेकिन अगर ये कोई 6 पे होगा तो इसका मतलब ये एसिड जो है तो ये एसिड, लेकिन ये वीक एसिड है. ठीक है, राइट. इसी तरह से बेसिक का भी यही है कि अगर कोई सब्सटेंस 14 के करीब है तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, लेकिन अगर वो 8 पर है या 9 पे है तो वो लेस बेसिक है. Strength of the acids and bases depends upon the number of hydrogen ions and hydroxyl ions produced. Acids that give rise to more hydrogen ions are strong acids. जो कि ज़्यादा हाइड्रोनियम आयंस या ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. एंड एसिड्स दैट गिव लेस हाइड्रोजन आयंस आर द वीक एसिड्स. जैसे कि CH3COO जो है वो एक वीक एसिड है, लेकिन HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इट प्रोड्यूसेस मोर आयंस. अगर हम कंपेयर करें आउट ऑफ HCl 1 मोलर सोल्यूशन ले लें HCl का, और 1 मोलर ले लें हम लोग एसिटिक एसिड का, तो हम ये देखेंगे कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है दैट प्रोड्यूसेस मोर हाइड्रोजन आयंस. एज इट प्रोड्यूसेस द मोर हाइड्रोजन आयंस, सो इट इज मोर एसिडिक, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक.
इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एज कम्पेयर टू दी एसिटिक एसिड, ठीक है। अब है कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इस पीएच का हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इतना इफेक्ट है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। देखो हम लोग जब ये बात करते हैं कि बारिश में इतना नहीं नहाना चाहिए, पहली बारिश जो होती है वो अच्छी नहीं होती, एक्चुअली क्या होता है कि जब बारिश आती है तो वो एक एसिड रेन के रूप में आती है, क्योंकि जो गैसेस प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में दे रिएक्ट विद द वाटर टू प्रोड्यूस एसिड रेन, और वो जो एसिड रेन है वो हमारे लिए भी उतनी हार्मफुल है, क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रिकॉशन लेते हैं कि शुरू की जो जैसे बारिश आती है तो वी अवॉइड दैट, ठीक है। रेनी सीजन में आप देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ये कहते हैं कि किसी बच्चे को स्किन पे एलर्जी हो गई बारिश में नहाने के बाद, या क्रॉप्स डैमेज हो गई, तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द पीएच। क्योंकि क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव इन द नैरो रेंज 7 to 7.8 ऑफ पीएच। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सर्वाइवल का है पीएच वो कितना होना चाहिए, 7 से लेकर 7.8 तक। When acid rain flows into the rivers, जब एसिड रेन रिवर्स में भी जाएगी, ठीक है, तो इट लोअर्स द पीएच वैल्यू, उनकी पीएच वैल्यू कम हो जाएगी, एंड मेक्स द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ डिफिकल्ट, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी उनको भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, होती है इनफैक्ट। अच्छा, फिर है पीएच ऑफ द सॉइल इन द बैकयार्ड। प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर द हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को भी वैसे ही एक पीएच रेंज चाहिए होती है। टू नो द पीएच ऑफ द सॉइल, अगर हमें पीएच निकालना है सॉइल का तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू पुट अ सैंपल ऑफ सॉइल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 5 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर इनटू इट। हमने क्या करा, हमने 2 ग्राम्स सॉइल का सैंपल लिया और उसमें 5 मिलीलीटर पानी डाल दिया। शेक द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, उसको अच्छी तरह से हमने हिलाया। फिल्टर द कंटेंट्स, उनको फिल्टर करा, एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन द टेस्ट ट्यूब, और उसको फिर हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब में फिल्ट्रेट जो था, जो उसका छाना हुआ था, उसको हमने निकाला। फिर चेक द पीएच ऑफ द फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। उसको फिर हमने किससे मेजर करा, यूनिवर्सल इंडिकेटर से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इट गिव्स अ डिफरेंट कलर एट द डिफरेंट आयंस, सो हमें पता चल जाता है कि जो सॉइल का सैंपल है वो एसिडिक है, बेसिक है, कितना पीएच उसका है, ओके। अब ये है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो ये क्लास 10th में एप्लीकेशंस आ जाती हैं, मतलब इन्हीं में से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे कि अभी सॉइल एसिडिक है या बेसिक है, आप कैसे पता करेंगे, व्हाट द नेम ऑफ द सब्सटेंस व्हिच गिव्स द डिफरेंट कलर इन द डिफरेंट सॉल्यूशंस, उसको क्या कहा जाता है। फिर पीएच स्केल के बारे में पूछ सकते हैं कि अगर ये 6 है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, तो फिर वो लेस एसिडिक है या लेस बेसिक है, क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस जो हैं वो इससे आते हैं। तो खैर पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे थे। आज स्टमक प्रोड्यूसेस HCl, हमें मालूम है हमारे पेट में HCl प्रोड्यूस होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड बट डज नॉट हार्म स्टमक, क्योंकि ये हमारे बॉडी को हार्म नहीं करता। ड्यूरिंग द इंडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है, एंड दिस कॉजेज अ पेन, इरिटेशन, एसिडिटी। तो वी फॉर टू ओवरकम दैट वी यूजुअली टेक एंटासिड्स। एंटासिड्स मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जैसे हम इनो पी लेते हैं, बेकिंग सोडा ले लेते हैं, या फिर कोई लिम्का ले ली थोड़ी सी, तो उसमें क्या होता है, थोड़े एंटासिड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, उसको हमारे जो स्टमक के अंदर जो HCl प्रोड्यूस होता है उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, ठीक है, उसके इफेक्ट को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो मोस्ट कॉमनली जो इसमें यूज़ किया जाता है एंटासिड में, वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है। फिर पीएच के चेंज से हमारा टूथ डिके भी होता है। आप देखते हो जैसे जो बच्चे खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते हैं, उनके दांतों में कई बार कीड़ा लग जाता है, येलोनेस आ जाता है, बिल्कुल गंदे से दांत हो जाते हैं। वो किसकी वजह से होता है, वो एक्चुअली क्या होता है कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो लेफ्ट ओवर फूड विच इज देयर इन अ माउथ, हमारे यहाँ पे जो बचा हुआ खाना रह जाता है उसके ऊपर बैक्टीरिया अटैक करते हैं, रिलीज एसिड, उसके एसिड रिलीज करते हैं। टू ओवरकम दैट, उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, मम्मा कहती है हर रोज वो करो, पेस्ट करो, मतलब ब्रश करो। तो जो वो पेस्ट यूज होती है दैट इज एक्चुअली अ बेस विच इज यूज टू न्यूट्रलाइज दैट एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया, ठीक है। इसी वजह से हम लोग पेस्ट यूज़ करते हैं जो बेसिक इन नेचर होती हैं, जो न्यूट्रलाइज कर देती हैं एक्सेस एसिड को और हमारा टूथ डिके बचाती हैं, ठीक है।
If there is any question, any query, even regarding the medium, regarding the understanding of the concept, you can ask me anytime in the comment box. And last time मैंने notes नहीं डाले थे, अब मैं इकट्ठे part 1 और part 2 के मैं description box में पक्का डाल दूँगी, ठीक है? अच्छा, अब ये है self defense by animals and plants through the chemical warfare. Honey bee when stings or an ant when bites releases the some acids in a body causing the pain. अगर मधुमक्खी काट जाए ना, एकदम जान निकल जाती है. वो क्या करती है एक्चुअली, वो अपना जो एसिड है वो जो बाइट करती है ना, तो एसिड रिलीज कर देती है, इंजेक्ट कर देती है हमारी बॉडी में. उस एसिड की वजह से क्या होता है, हम लोगों को इरिटेशन, स्वेलिंग और पेन होती है. इसी तरह से जो चींटी काटती है तो एक्चुअली वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है. तो उस वक्त चाबी रगड़ने से बेटर ये है कि हल्का सा बेकिंग सोडा या जो बेस लेकर उसको रगड़ दिया जाए, तो उसी वक्त विल फील रिलीव्ड, ठीक है. तो विच कैन बी इजिली न्यूट्रलाइज बाई यूजिंग अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, ठीक है. फिर एक ना नेटल लीव्स होती हैं, ये प्लांट का नाम है, जिसकी हार्ट शेप लीव्स होती हैं. हार्ट शेप लीव्स होती हैं इसकी, ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं इसमें सुंदर. और लेकिन ये क्या करती है, इसका अगर हाथ लग जाए ना, तो ये हमारी बॉडी के अंदर ये भी इंजेक्ट कर देती है अपना एसिड, ठीक है. और वो भी कौन सा एसिड प्रोड्यूस करती है, मीथेनोइक एसिड. मीथेनोइक एसिड भी यही होता है ना, ठीक है. फॉर्मिक एसिड जिसे कहते हैं. कॉजिंग द बर्निंग पेन, बहुत पेन होती है. इट गेट्स रिलीव बाय रबिंग इट विद द डॉग प्लांट. एक डॉग प्लांट आता है, अगर उसको हम रब करें तो ठीक हो जाता है. तो इसका मतलब डॉग प्लांट का नेचर क्या हुआ, बेसिक, ठीक है. तो एक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही हम लोगों को बेस की जरूरत पड़ती है. तो ये जो नेटल लीव्स को है, नेटल लीव्स, उसको कौन न्यूट्रलाइज करता है, डॉग प्लांट होता है. उसकी अगर लीव्स को हम लोग उसके ऊपर रगड़ लेते हैं तो हम लोगों को इरिटेशन कम हो जाती है, ठीक है. तो हमारे पास ये विनेगर है. विनेगर को CH3COOH भी कहा जाता है. इसको क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड. देखो इसका नॉमेनक्लेचर वैसे मैं सिखा दूंगी 10th क्लास में, अभी आगे है, लेकिन अभी फिलहाल आप अब यही सीखो, क्योंकि विल कवर ऑल द चैप्टर्स, ऑल द टॉपिक्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट. कोई भी कॉन्सेप्ट अगर कहीं रह गया है तो दैट विल बी कवर्ड विद द नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है. तो विनेगर जो है दैट इज CH3COOH. ऑरेंज के अंदर क्या है, सिट्रिक एसिड. विनेगर को इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है. ऑरेंज जो है उसके अंदर कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड है. टैमरिन जो है दैट कंटेन्स टार्ट्रिक एसिड. टोमेटो जो है वो ऑक्सैलिक एसिड. लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड. आंट के स्टिंग के अंदर फॉर्मिक या मिथेनोइक एसिड. और नेटल स्टिंग के अंदर भी फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड. एक C होता है तो उसको मिथेनोइक एसिड कहते हैं. अगर 2 C होते हैं तो इथेनोइक. 3 होते हैं दैट हम आगे करेंगे, वैसे उसको प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं, राइट. अब ये है कि नेम ऑफ द सॉल्ट, ये आपको फॉर्मली याद होने चाहिए, सो दैट इन द नेक्स्ट क्लासेस whenever we are going to make any formula, whenever we are going to make any compound, so आप लोगों को एकदम से क्लियर हो कि भाई ये पोटेशियम सल्फेट को क्या लिखते हैं. तो पोटेशियम सल्फेट इज K2SO4. पोटेशियम सल्फेट जो है, इसमें सल्फेट की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है और पोटेशियम की जो होती है वो 1 होती है. ये सल्फेट आयन है K2SO4 ऐसे, ठीक है. सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4, ठीक है. इसमें SO4 की जो है वो 2 है और Na की 1 होती है, तो 1 तो हम लिखते नहीं है. इसी तरह कैल्शियम सल्फेट दोनों के 2 है तो फिर CaSO4 आ जाएगा. मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4. कॉपर सल्फेट CuSO4. सोडियम क्लोराइड NaCl. सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, राइट. तो वी हैव टू, अब हमने क्या करना है कि वी हैव टू कलेक्ट द सॉल्ट सैंपल्स एंड चेक द सॉल्युबिलिटी इन वाटर. हमने सॉल्ट सॉल्यूशंस लेने हैं और उसके बाद उनकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है वाटर के अंदर. उनका एक्शन क्या है लिटमस पेपर के ऊपर और वो कैसा है, इसका भी हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, वो मैं आपको बताती हूँ. बट फॉर द नेक्स्ट क्लासेस आप प्लीज़ ये फॉर्मूले थोड़े से याद कर लीजिएगा, सो दैट यू कैन मेक एनी रिएक्शन, यू कैन मेक एनी कंपाउंड. हमने अब क्या करना है, वी हैव टू कलेक्ट द सॉल्ट सैंपल्स. हमने सॉल्ट सैंपल्स लेने हैं एंड चेक द सॉल्युबिलिटी इन वाटर. उनके वाटर के अंदर क्या सॉल्युबिलिटी है.
वी हैव टू चेक एक्शन ऑफ दी सॉल्यूशन ऑन द लिटमस पेपर कि लिटमस पेपर में वो कैसा शो करता है. हमें उनका pH फाइंड आउट यूज़ करना है, pH फाइंड आउट करना है यूजिंग द pH पेपर. एंड ऑल्सो वी हैव टू टेल वेदर द सॉल्ट इज एसिडिक और बेसिक. इससे ना आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या कोरिलेशन है किस में. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सोडियम क्लोराइड NaCl है. अगर इसको हम पानी में मिलाते हैं तो दिस है सॉल्युबल इन वाटर. आपके घर में जो कॉमन सॉल्ट है उसको आप पानी में घोलते हो तो घुल जाता है ना. सो इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, राइट. अगर हम इसको लिटमस पेपर के ऊपर करते हैं तो आप देखोगे कि उसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं होता. नो एक्शन इज देयर. इसका मतलब उसका pH जो है वो 7 है, क्योंकि अभी हम लोगों ने pH स्केल में पढ़ा ना कि 0, 7 और 14 तक है. 7 को न्यूट्रल कहा जाता है तो हम लोगों ने न्यूट्रल लिखा, राइट. इस तरह अगर हम आ जाए दूसरे सॉल्ट पे, पोटेशियम नाइट्रेट. इसलिए मैंने कहा था कि यू शुड रिमेंबर द नेम्स ऑफ दोज कंपाउंड्स व्हिच आई हैव गिवन इन द अर्लियर, तो वी हैव डन इन द अर्लियर टेबल कि जिसमें कि हम लोगों ने क्या करा था, सॉल्ट के नाम मैंने कहा था, यू शुड रिमेंबर दैट. पोटेशियम नाइट्रेट जो है दैट इज सॉल्युबल इन वाटर. इट डज नॉट हैव एनी एक्शन ऑन द लिटमस पेपर, देयर इज नो चेंज. इसलिए ये भी न्यूट्रल है और उसका pH जो है वो 7 है. ठीक है. अगर हम आ जाएं अमोनियम क्लोराइड में, अमोनियम क्लोराइड को अगर हम पानी में घोलें तो इट इज़ इनसॉल्युबल इन इट. इसके अंदर नहीं घुलता और ये जो है वो ब्लू लिटमस को रेड करता है. अगर ब्लू लिटमस को रेड करता है तो ऑब्वियसली इसका जो pH लेवल है वो 7 से कम होगा और इसका कैसा होगा, एसिडिक होगा. ठीक है. इसी तरह से जिंक सल्फेट में भी और कॉपर सल्फेट में भी दोनों पानी के अंदर सॉल्युबल हैं. दोनों ब्लू का रेड करते हैं. सो ऑब्वियसली दे हैव द pH लेस देन 7 एंड दे बोथ आर एसिडिक इन नेचर. नाउ इफ यू कम टू दीज सॉल्ट्स, sodium bicarbonate NaCH3COO-, sodium acetate, Na2CO3 sodium carbonate and NaHCO3 sodium bicarbonate. These all are soluble in water. They all turn red into blue. They are turning red into blue, so obviously their pH is greater than 7 and their nature is basic. ठीक है. सो दिस इज द मेन थिंग विच यू शुड रिमेंबर. मतलब अगर आपको ये पता है कि कौन कौन सा सॉल्ट, आपको सब क्लियर हो गया है कि जिनका 7 जो है वो न्यूट्रल है, जो लेस देन 7 है वो एसिडिक है, जो मोर देन 7 है वो बेसिक है. इसी तरह से हम लोग एक और टेबल करेंगे, उसमें हम बताएंगे वो सॉल्ट जो है किन दो चीज़ों का मिलकर बना है. ठीक है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट से लास्ट ईयर इसका पूरा क्वेश्चन आया था 5 नंबर का 10th बोर्ड्स में, और बहुत मतलब जितने भी पेपर हम लोगों ने चेक करे थे उसमें 70% बच्चों ने गलत किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि भाई ये भी आ सकता है कि कोई सॉल्ट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड का बना है या स्ट्रॉन्ग बेस का बना है, या दो स्ट्रॉन्ग एसिड का, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का या वीक बेस का, या वीक एसिड का या स्ट्रॉन्ग बेस का, मतलब इस तरह के कॉम्बिनेशन का भी कोई क्वेश्चन आ सकता है. सो इसलिए मैं ये करवा रही हूँ और इसको प्लीज़ आप ध्यान से करिएगा और ध्यान से समझिए. ठीक. व्हाट आर द एसिड्स एंड बेसिस यूज इन द फॉलोइंग सॉल्ट्स. ये जो फॉलोइंग सॉल्ट्स हैं इसमें कौन कौन से एसिड्स हैं, ये क्वेश्चन ही आया था कि जैसे ये सॉल्ट है NaCl, तो ये कौन से दो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस का बना है. तो मतलब इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ सकता है, और ये 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो ये गिवन सॉल्ट है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच टाइप ऑफ एसिड या विच टाइप ऑफ बेस. ठीक है. जैसे कि सोडियम क्लोराइड जो है दैट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. आप देखो जब हम NaOH को HCl के साथ मिलाते हैं तो NaCl बनता है प्लस H2O बनता है. ठीक है. तो इसका मतलब सोडियम क्लोराइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH. ठीक है, ये ध्यान रखना है. अब जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड का बना है, नाइट्रिक एसिड का, और कौन से स्ट्रॉन्ग बेस का बना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का. ठीक. इसी तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है उसमें जो एसिड है वो तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन जो उसके अंदर बेस है वो वीक है. ठीक है. इसी तरह जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट में एसिड तो स्ट्रॉन्ग है सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन जो बेस है वो वीक है जिंक हाइड्रोक्साइड. उसके बाद कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के अंदर भी सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन जो बेस है वो वीक है CuOH2. सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट में अब एसिडिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है लेकिन इसके अंदर जो बेस है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड वो स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. क्यों स्ट्रॉन्ग है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस जो है हाइड्रोक्सिल वो ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है. और HCl क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इसके अंदर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. राइट.
सोडियम कार्बोनेट को देखें तो इसके अंदर कार्बोनिक एसिड है, वो भी एक वीक एसिड है, लेकिन इसके अंदर जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है. सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन वीक एसिड बट अ स्ट्रॉन्ग बेस. ओके. फिर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उसके अंदर भी क्या है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है. दिस यू हैव टू मेमोराइज. वैसे तो आपको समझ आ गया है तो आपको याद भी अपने आप ही हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हमने NaCl के बारे में अब हमने सबसे पहले जो हमारा है वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड. अब हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. ठीक है. केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट, कि कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो कि कॉमन सॉल्ट से बनते हैं. ओके. सॉल्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ HCl प्लस NaOH. मैंने अभी आपको बताया कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है एक कॉमन सॉल्ट. ठीक है. सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट. जो समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स इसके अंदर डिजॉल्व होते हैं. सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स. उसमें से सोडियम क्लोराइड को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और जो उसके क्रिस्टल्स हमारे पास आते हैं वो ब्राउन इन कलर होते हैं क्योंकि उसमें थोड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं. और उस सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट. ठीक है. रॉक सॉल्ट बेड्स वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ द ओल्ड टाइम्स ड्राइड अप. जब ये समुद्र जो है वो सूखता है, मतलब ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तो क्या होता है जो उसकी बेड्स में नमक जो आ जाता है वो हम लोग हमारे घरों में पहुंचता है. ठीक है. तो रॉक सॉल्ट हमें वहाँ से मिलता है. We really wonder that a single substance is used for making all these substances. और सोडियम क्लोराइड से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं. ठीक है. तो पहली चीज़ है सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज NaOH. When electricity is passed through an aqueous solution of brine, मतलब NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, अगर उसके अंदर एक्वस सोल्यूशन है, उसका मतलब पानी में घुला हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं ना. जब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स आती है, मोशंस हो जाते हैं, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ब्राइन लो, शुगर सोल्यूशन लो. जो इलेक्ट्रॉल पिलाते हैं उसमें क्या होता है, सॉल्ट सोल्यूशन होता है. ठीक है. तो वो सॉल्ट के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ब्राइन. तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, इट गेट्स डीकम्पोज्ड. ये किसमें डीकम्पोज मतलब टूट जाता है, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. अभी बताती हूँ मैं आपको. ये है पूरा रिएक्शन. NaCl प्लस वाटर, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है तो पानी तो मिलेगा ही मिलेगा. तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2. ठीक है. क्योंकि क्लोर मतलब क्लोरीन के लिए, एल्कली मतलब ये बेस है, तो इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली कहा जाता है. तो सोडियम क्लोराइड का क्या बनाने में यूज हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. कैसे हो रहा है, क्योंकि जब सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है उसके एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब उसको पानी के साथ मिला के जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये टूट जाता है, डीकम्पोज हो जाता है. किसमें, एक बेस में, ये जिसको एल्कली कहते हैं, और क्लोरीन में और हाइड्रोजन में, और इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली कहते हैं. आई होप आपको भी ये समझ आ गया होगा अच्छे से. ठीक है. क्लोरीन गैस जो निकलती है, दिस इज गिवन एट एनोड. आपको मालूम है जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो दो तरह के पॉइंट्स होते हैं, कैथोड होता है और एक एनोड होता है. ठीक है. तो क्लोरीन गैस जो है वो हमारी एनोड पर आती है और जो हाइड्रोजन गैस है वो आती है कैथोड पे. ठीक है. और जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वो कैथोड के पास ही जमा हो जाता है. तो ये हम करते हैं. H2 गैस जो है वो कहाँ पे आती है, कैथोड पे. Cl2 गैस जो है, Cl2 जो है वो आता है एनोड पे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होती है वो नियर कैथोड आती है. ओके. हाइड्रोजन गैस जो ये प्रोड्यूस होती है कैथोड पर, इसका जो यूज़ है वो फर्टिलाइजर्स में किया जाता है. ठीक है. और फ्यूल्स में किया जाता है. और Cl2 जो गैस होती है, Cl2 जो एनोड पे प्रोड्यूस होती है, उसका यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्टेंट्स में, PVC में, पेस्टिसाइड्स में, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो ये स्प्रे होते हैं. ठीक है. वो वाटर ट्रीटमेंट, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है.
जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो नियर कैथोड प्रोड्यूस होती है, इट इज़ यूज इन डीग्रीजिंग मेटल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स, इन चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब क्या है, जो H2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है और जो Cl2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, वो मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इसका यूज़ किया जाता है स्टील को क्लीन करने में, ठीक है, मेडिसिन बनाने में और कॉस्मेटिक बनाने में। ठीक है, और जो ये Cl2 है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इन दोनों को मिलाकर किस में काम किया जाता है, ब्लीच में। जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी जो ब्लीचिंग प्रोसेस होती है, ये फैब्रिक को ब्लीच किया जाता है, रंग चढ़ाया जाता है, तो वो जो है इन दोनों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टिल हियर। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना। अब हम करेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्या होता है, ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड Cl2 इज प्रोड्यूस एट एनोड। हम लोगों ने बताया ना, क्लोरीन जो है वो क्या प्रोड्यूस होती है, कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, एनोड पे। ठीक है, विच इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जिसका ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ Cl2। जो ये Cl2 प्रोड्यूस होती है उसको हम CaOH2 के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास CaOCl2 बनती है प्लस H2O बनती है। ठीक है, जो ये CaOCl2 है, इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, कॉटन एंड लिनन की जितनी भी टेक्सटाइल्स हैं उनको रंग चढ़ाने में। ठीक है, और जो पेपर्स पे रंग चढ़ते हैं, जैसे आप लोगों की रंग बिरंगी शीट्स आती हैं, पेपर की शीट्स आती हैं जो जिनमें अलग अलग कलर्स होते हैं। ठीक है, उसको कलर करने में, एंड फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, और जो लॉन्ड्री में कपड़े होते हैं उनको रंग चढ़ाने में। आपने कभी देखा भी होगा, कई बार कोई रंग एक दूसरे के ऊपर चढ़ भी जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर में डाल दो। ठीक है, उससे क्या होता है, उसका ऊपर का रंग निकल जाता है। फिर ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो कि ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी होता है। उसके बाद आपको मालूम है, पानी को साफ़ करने के लिए, पानी जो एमसीडी का पानी आता है उसमें आपने देखा होगा कई बार ना एकदम वाइट सा, कई बार बुलबुले ऐसे आ रहे होते हैं, तो वो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द क्लोरीन जो उसमें ऐड की जाती है फॉर द प्योरिफिकेशन पर्पसेस। ठीक है, आज मैं थोड़े चैप्टर कंप्लीट करना चाहती हूँ ताकि इन द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट क्लास आई कैन टेक अप द क्वेश्चन आंसर्स। सो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट आई विल गिव यू पॉइंट टू पॉइंट, और इसमें नोट्स पे भी सब दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग करेंगे बेकिंग सोडा। तो वी आर स्टार्टिंग विद बेकिंग सोडा, मतलब आई मीन हम लोग ऑलरेडी कर रहे थे कि सोडियम क्लोराइड जो है उसका किस किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। वी हैड ऑलरेडी डन कि हम लोगों ने उसको ब्लीचिंग पाउडर में बनाने में यूज़ किया। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर एल्कली प्रोसेस हम लोगों ने करी। अब जो थर्ड चीज़ है जिसका बनाने में यूज़ किया जाता है सोडियम क्लोराइड का, वो है बेकिंग सोडा। ओके, तो इट इज़ यूज्ड, व्हाट इज़ बेकिंग सोडा, इट इज़ यूज्ड इन द किचन फॉर सोकिंग। चने वगैरह आप खाते हैं तो उसको सोक करते हैं। ठीक है, फास्ट कुकिंग के लिए, एंड पकौड़ों में यूज़ किया जाता है, ढोकले वोकले में यूज़ किया जाता है। एंड द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इट इज ऑल्सो मेड बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, दिस इज यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। इसको एसिड को न्यूट्रलाइज करने, बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर, सो इट कैन बी यूज फॉर न्यूट्रलाइजिंग एन एसिड। इट इज़ अ माइल्ड बेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, माइल्ड है, और इसको अलग अलग हीटिंग पर्पसेस के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए, छोले वोलों के लिए या फिर पकौड़े वगैरह के टाइम पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है जब उसको हम हीट करते हैं, जैसे हम चनों में डालते हैं और उसको हम लोग फिर पानी में डाल के छोड़ देते हैं, सीटी कर देते हैं, तो उस वक्त जब वो कुकिंग हो रही होती है तो उसके साथ क्या केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा होता है। एक्चुअली ये हो रहा होता है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप लोग डालते हो किसी भी चीज़ में, उसको हम हीट करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये है कि अगर हम यूजेस देखें तो NaHCO3 की, उसके क्या यूजेस हैं। इसका काम होता है बनाने में बेकिंग पाउडर। ठीक, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है,
जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को किसी वीक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ना, वो क्या करती है, वो उस सब्सटेंस को फ्लफी बनाती है। जैसे केक्स बनाते वक्त होता है, एकदम फ्लफी हो जाता है। तो वो बेसिकली क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ने किसके साथ रिएक्ट करा, वीक एसिड हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करा, तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में निकलता है पानी और साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड, ठीक है। लेकिन जो बेसिक रीजन है उसका फ्लफी होने का, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। दिस इज दिस कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक्स द केक स्पॉन्जी एंड फ्लफी या डोक्लास फ्लफी, ठीक है। फिर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसका जो यूज़ है वो एक एंटी एसिड के भी किया जाता है, मैंने अभी बताया, क्योंकि एक वीक एसिड है तो ये न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाता है। और तीसरा ये है, इसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ किया जाता है ड्यू टू दी प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत रोल होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में, दैट विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट लेसन्स। बट अभी फिलहाल आपको ये जो है, ये जो सोडा एसिड होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, दिस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये जो हम लोगों ने बेकिंग सोडा के हैं ये हमारे यूजेस हो गए। अब वॉशिंग सोडा है, उसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और ये कैसे बनता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 को जब हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ मिलाएं तो हमारे पास हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट जो मिलता है, जिसको कि हम Na2CO3 इंटू 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कहते हैं, उसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन आनी चाहिए, उसमें हीट करते हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो क्या बनता है, किसकी वजह के से केक्स और पकौड़ास वगैरह जो है वो फ्लफी बनते हैं, क्या रिएक्शन होता है जिससे होता है, और फायर एक्सटिंग्विशर्स में किसका यूज़ होता है। और अगर हम आ जाएं वॉशिंग सोडा में, तो वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट को फिर से पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट किया जाता है तो उसके साथ एक कंपाउंड बन जाता है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, मतलब इसके साथ पानी जुड़ा होता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन ग्लास सोप एंड द पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज द बोरेक्स। बोरेक्स जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि साफ करने के लिए, वुंड को साफ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें यूज़ होता है। क्लीनिंग एजेंट जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए ये जो हमारे होते हैं, जो लिक्विड्स आते हैं उसके अंदर होता है। एंड फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी जो खारा पानी होता है उसको भी सॉफ्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने जैसे पढ़ा ना कि आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। जैसे कि कॉपर सल्फेट को हम लोगों ने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब में लिया, एक बॉइलिंग ट्यूब में लिया, कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है, और उसको हमने गर्म करा, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे साइड्स पे थोड़ी पानी की बूंदें आ गई हैं, ठीक है। We observe that the blue color of the crystals vanish and water drops are noticed on the wall of the boiling tube. कब, जब हमने कॉपर सल्फेट की इसको हमने हीट करा एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक, तो हमने देखा कि ब्लू कलर उसका वैनिश हो गया है और उसकी पानी की बूंदें यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के साइड्स में आ गई हैं। And 2 to 3 drops of water on the dehydrated crystals, we observe that the blue color of the crystals return. और अगर हम लोग क्या करें, डिहाइड्रेटेड क्रिस्टल्स में वापस 2 से 3 बूंद पानी मांगे डालें, तो हम देखेंगे कि उसके अंदर ब्लू जो कलर है वो रिटर्न हो जाता है। दिस एक्टिविटी शोज दैट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब कॉपर सल्फेट भी जो है वो, जैसे ये है ना साथ में इसके पानी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कॉपर सल्फेट जो है वो भी एक हाइड्रेटेड फॉर्म में है। जब हम उसको हीट करते हैं तो उसका पानी फिर साइड पे आ जाता है, ठीक है, उड़ जाता है। लेकिन जब हम उसको वापस रिहाइड्रेट करते हैं तो उसका वापस कलर ब्लू वापस आ जाता है, इट कम्स बैक, ओके। ऑन हीटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट। जब हम हीट करते हैं तो पानी उड़ जाता है। एंड वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द वॉल ऑफ द ट्यूब, और ये यहाँ पे वॉल ऑफ द ट्यूब में हम लोगों को पानी वो नजर आता है, ओके। On heating, the water molecules are lost from the crystal and the water droplets appear on the walls of the tube. On adding 2 to 3 drops of water on the dehydrated crystal, अब इसी dehydrated crystal में हम वापस पानी डालें तो वो फिर रिज्यूम हो जाता है, वापस आ जाता है अपनी इस वाली फॉर्म में, ठीक है, जो कि ब्लू कलर की होती है, ओके। तो इसीलिए जो केमिकल फॉर्मूला है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का वो है CuSO4 इंटू 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देखो जो कॉपर सल्फेट की बहुत सारी हाइड्रेटेड फॉर्म्स होती हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी वाला होता है, लेकिन हम लोगों का जो
हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है दैट इज CuSO4 into 5 molecules of water. This 5 water molecules are present in 1 formula unit of copper sulfate. ये एक formula unit के अंदर प्रेजेंट होता है. इसी तरह से जो वॉशिंग सोडा है वो मैंने बताया ना Na2CO3 into 10 molecules of water उसमें होता है. इसी तरह जिप्सम होता है, एक जिप्सम, उसमें भी क्या होता है, वो कैल्शियम सल्फेट होता है और उसमें हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है. तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं सारे के सारे. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में. प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है. और वो कैसे बनता है आपको मालूम है. जिप्सम का क्या फॉर्मूला है, जिप्सम का क्या फॉर्मूला है. जिप्सम इज CaSO4 into 2 molecules of water. जब इसको हीट किया जाता है 373 केल्विन पे तो ये इसका कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और सिर्फ ये हाफ मॉलिक्यूल वाटर रह जाता है और इसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस. इसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो ये हमें किससे मिलता है, जिप्सम को हीट करने से. ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज इन सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स. प्लास्टर वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. और अगर इसको वापस पानी के साथ मिलाया जाता है तो ये फिर जिप्सम में बदल जाता है. ठीक है, तो CaSO4 और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर व्हेन इज एडेड अगेन टू डेड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इट अगेन गिव्स अस टू जिप्सम. मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है. अगर हम जिप्सम को हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर हम लोग पानी के साथ ऐड करते हैं तो इट अगेन मेक्स जिप्सम. ठीक है, आज थोड़ा सा लंबा हो गया टॉपिक बट आई जस्ट वांटेड टू कंप्लीट द चैप्टर टुडे. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज. ये जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं जैसे गणेश जी की और सभी देवी देवताओं की जो बनाई जाती है तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस उसको यूज़ किया जाता है. डेकोरेशन पर्पसेस के लिए टॉयज वगैरह भी बनाए जाते हैं. ठीक है, और अब इसमें बस छोटी सी चीज़ है कि हाउ टू मेक अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. हमने क्या करना है कि हमने क्या करना है कि हम लोगों ने एक ग्लास बॉटल लेनी है. इसमें हम लोगों ने यहाँ पे क्या डालना है, NaHCO3 और यहाँ पे लेना है सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, और सस्पेंडेड इग्निशन ट्यूब कंटेनिंग द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. यहाँ पर हम लोगों ने एक इग्निशन ट्यूब लिया है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड है और एक ग्लास ट्यूब लिया है जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है. ओके, अब हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा टिल्ट करना है. टिल्ट किससे कैसे करना है, जिससे कि ये जो एसिड है ये वाला ये इससे मिल जाए. H2SO4 जो है NaHCO3 से मिक्स हो जाए. ठीक है, जब ये इससे मिक्स होगा तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2. ठीक है, दिस इज द गैस. अगर हम इसको देखें और बर्निंग कैंडल इसके पास लाएं तो ये बर्निंग कैंडल को बुझा देती है. दैट इज वाई मैंने भी बताया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है दैट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स. So this is the reason why कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज एज ए, या वाई सोडा एसिड जो हम लोगों ने पढ़ा NaHCO3 के क्यों यूज़ किया जाता है उसको फायर एक्सटिंग्विशर्स में, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है अगर हम उसको टेस्ट करते हैं तो ये क्या कर देती है, फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है. ठीक है, that was all for today. I know today was a big topic, but in the next class I will take small objective type questions also and those questions which are very important for the board point of view. I hope you like the class. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon so that you can get to know the new notifications. Thank you so much. Good night.